नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 4 सितंबर 2024 और देख लेते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में हमारे पास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज सुमित सर ट्रेवल कर रहे हैं, इस वजह से उनके पास में टाइम नहीं रहा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार फिर से मुझे दी गई है। ओके, तो देख लेते हैं। देखो, हमारे पास में टोटल 3 आर्टिकल्स तो रहेंगे हिंदू से और एक रहेगा हिंदुस्तान टाइम्स से। हिंदू से रहने वाले आर्टिकल्स की बात करें तो सबसे पहला आर्टिकल, या फिर हम इस आर्टिकल को जरूर डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर जस्टिस का पॉइंट है ना, कि किस तरीके से अक्यूज्ड एंड कन्विक्ट्स को बैक डेटेड नोटिस के आधार के ऊपर कहीं ना कहीं उनके मकान को डिमोलिश करने का जो काम है वो यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मोर और लेस उस पर बैन लगा दिया है, लताड़ भी लगाई है सरकार को। दूसरा यहां पर आर्टिकल हमारे पास में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। यूनाइटेड नेशन में अभी क्या होने वाली है, गैदरिंग होने वाली है, राइट। तो जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। तो उसको लेकर के इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए। इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ की वॉइस कैसे बन सकता है, उसके लिए हमारे पास में बहुत से पॉइंट्स निकलेंगे। एक आर्टिकल हमारा रहने वाला है इनकम इनइक्वालिटीज को कैसे टैकल किया जा सकता है। बहुत ही गजब के सजेशंस दिए जा रहे हैं, प्लस यहां पर गांधी जी की रेलेवेंस एक बार फिर से यहां पर हाईलाइट होती हुई दिखेगी। और एक आर्टिकल हमारा है इंडिया सिंगापुर रिलेशंस को लेकर के, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर के विजिट पे जा रहे हैं इस हफ्ते। ओके, प्रोबेबली आज। तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों के बीच की रिश्तेदारी क्या है, क्या हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या आगे स्कोप है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। ओके, तो 4 आर्टिकल्स हैं। देखो, शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक बात कही थी, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज के समय में भी एकदम एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे यहां पर अभी भी इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। इनका ये कहना था, द रियल इंप्लीकेशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट each man shall have the wherewithal to supply all his natural needs and no more. That means किसी भी इंसान को अपनी जरूरतें, नेचुरल नीड्स जो मतलब बेसिक नीड्स होती है, बोलो उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए ही अपने पास में रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लालच नहीं आएगा। लालच नहीं आएगा तो आप ना तो एनवायरमेंट को डैमेज करोगे, ना ही आपके समाज के अंदर असमानताएं आएंगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट हमारे लिए यहां पर जो हमारा डिस्कशन रहने वाला ना, इनकम इनइक्वालिटी वाला, उससे सीधा कनेक्ट करता है। तो इसके आप सीधी सीधी एक समझ डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल, सिंगापुर इज इंडियाज ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया। देखो, आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इस आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया को लेकर के बहुत सीरियस है। रीजन बीइंग कि यहां पर भी बहुत सारे कंट्रीज चाइना की अपनी एंगेजमेंट के चलते, चाइना की एक्टिविटीज को लेकर के बिल्कुल भी सहज नहीं है। तो ऐसे में इंडिया यहां पर अपनी पोजीशन अच्छी करना चाहता है, बट यहां पर हमें और भी एस्पेक्ट देखने हैं। डिफेंस के अलावा हमें और भी एस्पेक्ट देखने होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो इकोनॉमिक टाइज। तो ऐसे में सिंगापुर बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। सिंगापुर के साथ हमारे रिलेशनशिप की बात करें तो हिस्टोरिकली और इकोनॉमिकली हमारे बहुत एंगेजमेंट रहे। आज हम अगर देखें तो हमारे इंडिया में एफडीआई जो आती है, सबसे ज्यादा आने वाली जहां से एफडीआई आती है उनमें से लिस्ट में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आपको सिंगापुर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ पहले हमारी एक तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी होती थी, उसको 2014 में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। दैट मींस हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे हमारे ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं। अब आप एक बार तो सिंगापुर की लोकेशन देख लो। सिंगापुर यहां पर एक डॉट कंट्री है, दैट मींस एक सिटी कंट्री है, जो कि मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल जंक्शन पे लोकेटेड है। मलक्का स्ट्रेट जिधर से चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में चाइना को कंटेन करने के लिए सिंगापुर के साथ एंगेजमेंट करनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो अंडमान सी को ये साउथ चाइना सी के साथ में कनेक्ट करती है, ठीक है। और वहां पर सिंगापुर की प्रेजेंस आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में हम यहां देखेंगे कि सिंगापुर कैसे एक बैलेंसिंग अप्रोच का काम करता है, क्योंकि सिंगापुर है ना, वो चाइना के साथ भी एंगेज कर रहा है और यूएसए के साथ भी एंगेज कर रहा है। बट वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ऐसे कंट्रीज के साथ ही एंगेज करना है जो कि न्यूट्रल रहते हो, जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रख करके और फिर काम करते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ जी, दोस्त के नाम पर कहीं ना कहीं आप बन गए जूनियर पार्टनर बन गए, राइट। वो चीज नहीं है सिंगापुर में। अब यहां पर इंडिया का साउथ ईस्ट आउटरीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंगापुर, इसमें तो कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए। अब देखो, हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर लो, डिफेंस कोऑपरेशंस की बात कर लो, तो आज के समय में जो एक टर्म बहुत ही ज्यादा फेमस है, दैट इज इंडो पैसिफिक। उसके बिल्कुल एकदम जॉइंट जंक्शन पे या जंक्शन पे आपको दिख जाएगा सिंगापुर। और साउथ ईस्ट एशिया तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे है। और मलक्का स्ट्रेट जैसी चेक पॉइंट के ऊपर सिंगापुर की प्रेजेंस हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चाइना जैसे कंट्रीज जब यहां पर हिमालयन रीजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो सिंगापुर से के साथ हम एंगेज करके चाइना की नब्ज दबा सकते हैं, राइट। इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज सिम्बेक्स। ये एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव था
या है, जिसमें हम इंडियन ओशियन के अंदर पार्टिसिपेशन कराते हैं हमारी नेवीज का। देखो शुरुआत में तो ये जो आपकी सिम्बेक्स थी ना, सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर के साथ इंडिया की एक्सरसाइज, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे मैकेनिज्म पे बेस्ड थी, मतलब सीधा का सीधा आप ओशन में ऑपरेट करते हो। बट आज के समय में ये एयर डिफेंस, इसके अलावा सरफेस टू एयर कॉम्बैट वाले मैकेनिज्म पर भी काम करती है। इसके अलावा देखा जाए तो 2023 में आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराई गई थी। इसको भी इंडिया और सिंगापुर दोनों ने मिलकर के करवाई थी, इसको भी इंडिया और सिंगापुर ने दोनों ने मिलकर के होस्ट किया था, तो ये आप समझो। इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी हो रखे हैं जहां पर इंडियन नेवी को सिंगापुर जो है वो अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब आप देखो कि यहां पर इस जगह पे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड होना, नेवल बेस प्रोवाइड होना इंडियन नेवी को, तो ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना को कंटेन करने के लिए। समझ रहे हैं ना आप बात, इक्वेशन को अच्छे से। इसके अलावा देखो कि इंडिया अपनी तरफ से साउथ चाइना सी में भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इंक्रीज करना चाहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में सिंगापुर जैसे रिलायबल पार्टनर्स के साथ हमारी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में हमारे लिए एक सेंट्रल पोजीशन पे आता है, चाहे बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात कर लो, जैसे आसियान इंडिया समिट लिख लो, ईस्ट इंडिया समिट की बात कर लो, आसियान रीजनल फोरम की बात कर लो। इन सब में आसियान और इंडिया दोनों एंगेज करते हैं और उसमें सिंगापुर के थ्रू हमारा लिंक जो है वो बहुत बढ़िया बन जाता है। फिर चाहे ट्रेड की बात करो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, या फिर टेररिज्म को कंटेन करने की बात कर लो। इसके अलावा 2019 में आप वहां पर देखते हो, 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पर जाते हैं बैंकॉक में, और वहां पर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाता है, और इसमें भी इंडिया और सिंगापुर दोनों साथ में हैं। अब आप समझो कि किस तरीके से ये रीजन, जहां पर चाइना अपनी खुद की लेक बोल करके यहां पर खुद की दादागिरी चलाना चाहता है, वहां पर इंडिया कंटेन करने के लिए कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। नो डाउट चाइना भी अपनी तरफ से अपने इस एरिया में डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, बट हमारी अप्रोच और चाइना की अप्रोच में डिफरेंस क्या है? हमारी अप्रोच ये है कि हम सामने वाली कंट्री को बराबरी का कंसीडर करते हैं, चाइना चाहता है कि भाई हमारे गुलाम बन जाए। तो ये दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं, जो सुमित सर आपको रिकॉल कराते रहते हैं। और अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से चाइना ने साउथ चाइना सी वाले एरिया में, यहां पर आप देखिए ये आइलैंड्स हैं, यहां पर आपके पार्सल स्पार्टले आइलैंड्स, ठीक है, यहां पर 3 आइलैंड्स को कंटेन कर लिया। अब आप देखो कि वो वैसे देखा जाए ना तो ये आइलैंड्स आ जाते हैं फिलीपींस की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में, फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, उसके अंडर में आते हैं। बट वहां पर चाइना ने उनको पकड़ लिया, वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना, बोला कि हमारी एंशिएंट लिंक है, जिसमें 2 नाम तो मैं आपको सीधे बता सकता हूं, एक तो एक का नाम है स्कारबोरो शॉल, ठीक है, और एक आपकी सेकंड थॉमस शॉल, शॉल का मतलब एक तरीके से कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड्स, इनको चाइना ने अब वहां पर पकड़ बना ली है अपनी। तो ये चीज क्या शो करती है कि वाकई में चाइना से यहाँ की जो देश हैं, जैसे वियतनाम की बात करें, मलेशिया की बात करें, फिलीपींस, ये सारे परेशान हैं। इसके अलावा देखा जाए तो वेस्ट ईस्ट शिपिंग रूट के थ्रू भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू यहां पर कोई ओपनिंग है नहीं, जिससे कि एकदम शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू चाइना अपना ट्रेड कर सके। इसीलिए तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और म्यांमार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 2005 में हमने सिंगापुर के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट भी किया था। अब आप सब लोग समझो ये वर्ड का मतलब कि कितना डिटेल्ड हम एंगेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। एफडीआई की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की एंगेजमेंट में हम सिंगापुर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज के समय की अगर बात करें तो आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात होती है। इंटरनेट ने नो डाउट ग्लोबल विलेज बना दिया, बट आज के समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैकेनिज्म है, क्लाउड कंप्यूटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकी हम बात करते हैं, तो ऐसे में हम सिंगापुर के साथ बहुत अच्छे से एंगेज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने का एक बढ़िया मैकेनिज्म क्या है, जिस तरीके से हम यूपीआई यूज करते हैं, सिंगापुर में पे नाउ यूज होता है, दोनों को मिक्स करके एक बड़ा प्रोजेक्ट के पे काम कर रहा है इंडिया और सिंगापुर मिलकर के। अब आप समझो फिनटेक सेगमेंट में कितना ज्यादा एक स्कोप भी है, और किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम सिंगापुर को दे रहे हैं, और सिंगापुर के पास में जो पैसा है वो हमारे यहां आ रहा है। तो एक तरीके से हैंड इन हैंड रिलेशनशिप कितनी अच्छी डेवलप हो गई, आप समझ सकते हैं इस चीज को। इसके अलावा देखा जाए तो ब्लॉकचेन, डिजिटल बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन पर भी दोनों कंट्री साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में अगर किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है सोशल मीडिया एंड इंटरनेट का प्रॉपर रेगुलेशन। और आज के समय तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो एक ग्लोबल कॉपरेशन लाना भी जरूरी हो जाता है। ये तो वो रिलेशनशिप है जिसमें कोविड 19 के समय में हमारे सामने जो पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस आए थे, जब हमारे पास में पीपीई किट्स नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पर सिंगापुर ने प्रायोरिटी पे लेकर के इंडिया को सप्लाई दी, फिर उसका जवाब भी हमने दिया। ऐसा नहीं कि हाँ पाकिस्तान की तरह खा करके बैठ गए, हाँ जी मस्त हम तो, नहीं नहीं, हमने रेसिप्रोकेट किया, हमने भी अपनी तरफ से रिवर्ट किया। वो क्या था? वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। जब हमने हमारे यहां पर वैक्सीन डेवलप कर लिए ना,
तो सिंगापुर को हमने प्रायोरिटी पे रखा, हमने वैक्सीन सप्लाई किए थे। इसके अलावा आज देखें तो डिप्लोमेटिक प्रॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगापुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसियान कंट्रीज के साथ एंगेज करना वैसे तो होना चाहिए था म्यांमार के थ्रू, क्योंकि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर होती है, पर म्यांमार में आपको पता कितना ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसके अलावा सिंगापुर क्या है, न्यूट्रल है, स्टेबल है, तो ऐसे में ऐसे कंट्रीज के साथ एंगेज करना ज्यादा ठीक रहता है। वॉलेटाइल सिचुएशन वाले कंट्रीज के साथ एंगेज करें, पता पड़े कि बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हमने अच्छी एंगेजमेंट की थी, शेख हसीना की सरकार चली गई, वो लोग अब नए लोग आ रहे हैं, जमात इस्लामी है, खालिदा जिया की जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो कहती है कि भाई हमारा तो कोई रिलेशन ही नहीं है इंडिया के साथ में, कोई एंगेजमेंट ही है, तो शेख हसीना के साथ था, हम एग्रीमेंट्स को खत्म करेंगे। तो ऐसी चीजें फिर बाद में फ्यूचर जनरेशन के लिए ठीक नहीं रहती। दूसरा, यूएस और चाइना को बैलेंस करने में इंडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ता, एग्जैक्टली वही चीज यहां पर सिंगापुर भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज के पास में अच्छी खासी गिव एंड टेक का अच्छा रिलेशन है। इसके अलावा सप्लाई चेन की बात करें, सिंगापुर बिल्कुल चॉक पॉइंट पे लोकेटेड है, तो वहां पर कोई भी चीज के लिए सिंगापुर का एक्टिव एंगेजमेंट हमारे साथ में वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सही बात तो ये है कि हम भी बहुत सारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो ऐसे में सिंगापुर जैसे कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट करना हमारे लिए सप्लाई चेन को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। तो कुल मिलाकर के हम दूसरे कंट्रीज के साथ भी एंगेज करते हैं, उसी तरीके से सिंगापुर के साथ एंगेज कर रहे हैं। टारगेट ये है कि हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मैकेनिज्म है, जो हमारी मेन थ्योरी है, उसको हम लॉन्ग टर्म तक ले जा सके, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि पहले एशिया पैसिफिक के नाम से ही जाना जाता था, अब इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया गया है, वहां पर हम अपना अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे। तो ये है भाई इंडिया सिंगापुर रिलेशंस की बात। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है, डिस्कोर्स ऑन एआई गवर्नेंस दैट इंडिया मस्ट शेप। भाई सीधी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो इंडिया क्या काम कर सकता है, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आर्टिकल लिखा है सुकन्या थपलियाल जी के द्वारा। देखो इनका ये कहना है कि समिट ऑफ द फ्यूचर 22 से 23 सितंबर के बीच में यूएन में ऑर्गेनाइज होगी, जिसमें मेन टारगेट रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर के लिए हम इसको प्रॉपर प्रमोशन भी दे सकते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो वर्ल्ड लीडर यूनाइटेड नेशन में इकट्ठा होने वाले हैं, जिसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें सिंपल है कि मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए, जिसके चलते जहां पर भी डिजिटल डिवाइड है, जहां पर भी हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो इशू आ रहा है कि डिजिटल एक्सेस है और नहीं है, उसको हमें ठीक करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने टारगेट सेट कर रखे हैं 2030 तक अचीव करने, वो हमें इंश्योर करने हैं। और जितना कुछ भी हम डिजिटल एनवायरनमेंट का यूज करके सारे चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है इसके ऊपर काम होगा। इसमें एक ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर काम करने की बात की जा रही है, जिससे कि एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से कंट्री सीख भी सके, बट मेन टारगेट इसमें रहेगा कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स और उनकी वैल्यूज का कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनको अपहेल्ड करते हुए हम ये काम कर सकें। इसमें सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा और जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से काम सीखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पॉइंट यहां पर बनता है कि इंडिया कैसे दूर रह सकता है भाई इस तरीके की एंगेजमेंट जब यूएन में ही हो रही है। बेसिकली ये मीटिंग जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होगी, यहां पर वही कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन, पहले यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर की जगह चाइना ने ले ली, अब यूएस और चाइना वहां पर अपने मदारी वाला रूप लेकर के आएंगे और वहां पर जमूरों को नचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएस ने अपना रेजोल्यूशन इस तरीके से डेवलप कर रखा है कि हम सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काम अप्रोच से काम करेंगे, जिसमें हम एथिकल प्रिंसिपल्स को, सबके एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान रख करके काम करेंगे, डेटा प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी इनको। बट मोटी बात क्या आ रही है कि यूएसए इन बातों को, इन मोटे मोटे भारी भरकम शब्दों का यूज करते हुए अपनी खुद की डिक्टेशन डेवलप करना चाहेगा, अपनी खुद की पकड़ बनाना चाहेगा। सिमिलर मैनर में चाइना भी अपनी तरफ से रेजोल्यूशन लेकर के बैठा है, दैट इज एनहांसिंग कोऑपरेशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ऑफ एआई। इसमें इक्विटेबल बेनिफिट्स की बात कर रहा है कि भाई कंट्रीज के बीच में गैप नहीं आएगा, सोसाइटीज के बीच में गैप नहीं आएगा, हम डिजिटल डिवाइड, हैव एंड हैव नॉट्स के बीच के गैप को करेक्ट करेंगे। ये सारी चीज ओवरऑल चाइना का काम हो गया इंक्लूसिविटी पर, वहां पर काम हो रहा है एथिक्स के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर। बट पॉइंट इज दोनों के दोनों वहां पर अपने खुद के इंटरेस्ट को लेकर के काम करेंगे, ना कि किसी दूसरे के। तो यहां पर मुद्दा ये आ गया कि इंडिया को क्या करना चाहिए। भाई सीधी बात है,
आज हमें अगर दुनिया में देखा जाता है तो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे, और ये चीज, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब G20 समिट इंडिया ने होस्ट की थी तो वहां पर अफ्रीकन यूनियन को हमने इनवाइट किया, बकायदा हमने मेंबरशिप दिलाई है G20 की। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के समय में G20 के हिसाब से यूएन में अगर एंगेजमेंट हो रही है तो अब आप समझ लो कि यूएन तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के और फिर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए काम कर रहे हो। तो भाई इसमें हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें हमारे साथ के जो देश हैं जो आवाज नहीं उठा सकते, जिनकी वॉइस इतनी ज्यादा एम्फेसाइज नहीं होती है, उनको हमें साथ लेकर के चलना होगा। तो कुल मिलाकर के भाई हमें जो कुछ भी करना है उसमें नेशनल इंटरेस्ट और हमारे दोस्त जो हैं, जिनको हम, जिस स्ट्रगल को हमने देखा, जिस दर्द को हमने सहा है, उस दर्द को सहने वाले कंट्रीज के बराबर हमें खड़ा होकर के काम करना होगा। तो ऐसे में हमें यूनाइटेड नेशन को एक तो देखो एक बार फिर से रेलेवेंस में आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, पॉइंट आता ना, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ यूएन इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात होना कहीं ना कहीं रेलेवेंस क्रिएट कर देगा, और ग्लोबल साउथ की आवाज हम उठाएंगे। तो देखो सीधी बात है, हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आप कमजोर इंडिविजुअल की या कमजोर देशों की आवाज उठाते हो ना, तब आपके पीछे लोगों की कमी नहीं रहती है। और दूसरी चीज, हम उस कमजोरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हम डेवलप्ड नहीं है, तो क्यों ना हम हमारे दर्द को महसूस करते हुए, एक एम्पैथी शो करते हुए हम बाकी कंट्रीज का भी सपोर्ट करें, जैसे कि हम क्लाइमेट जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे जी? कि हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा पॉल्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है, तो हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन ऑफ 44 क्लॉज 207, उसमें हमने 1989 में साफ साफ कह दिया था कि देखो जी, ये बराबरी की हिस्सेदारी का मामला है। यहां पर आप ये नहीं कर सकते हो कि हाँ जी आपने काम बिगाड़ दिया और हमारे ऊपर बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है, या फिर हमें आने वाली जनरेशंस के बारे में भी सोच करके चलना पड़ेगा। और दूसरा, हमने कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हमारा काम किया कि भाई जिसने जितना काम बिगाड़ा, क्लाइमेट को बिगाड़ा, उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मींस डेवलप्ड कंट्रीज की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करने में जब पीछे नहीं है इंडिया, क्लाइमेट चेंज के मामले में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज की रियलिटी है उसमें हम क्यों पीछे रहे भाई। इसके अलावा यूएनएफ ट्रिपल सी की हम बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की बात करें, हमने कभी भी उन पॉलिसीज को या उन प्रोटोकॉल्स, उन गाइडलाइंस को कभी नहीं फॉलो किया, या हमने बिल्कुल ऑब्जेक्ट किया उन गाइडलाइंस को जो हमारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के हिसाब से नहीं है। सिंपल सी बात है, इंडिया वो काम बिल्कुल सही से करेगा जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में भी काम करे और नेचर एंड क्लाइमेट चेंज या ओवरऑल प्लेनेट अर्थ के लिए फेवरेबल हो। हम तो वैसे ही भाई प्रकृति के पूजक हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ये कहता है कि भाई हमारे साथ में अगर आप कॉपरेशन चाहते हो तो सीधी बात, हमें टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें आगे भी बढ़ना है, प्लस साथ साथ में हमें एनवायरनमेंट को भी एक तरीके से कंजर्व करते हुए चलना है। अब इंडिया जो है, देखो, कई कोalition क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑलरेडी प्ले कर चुका है, जैसे कि ग्रीन ग्रुप अलायंस है, इसमें 72 लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा करके और फिर साथ में काम करता है इंडिया। ये कहां पर डेवलप हुआ था? 2015 में जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज हुई थी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, 2015 वाली नहीं, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी यूएनएफ ट्रिपल सी की। तो उस टाइम पर डेवलप्ड कंट्रीज के प्रेशर को कंटेन करने के लिए ये ग्रीन ग्रुप अलायंस जो है वो क्रिएट किया था इंडिया ने, राइट। इसके अलावा बेसिक कंट्रीज हैं जिसमें हमारे बराबर के कंट्रीज हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना आजकल थोड़ा सा अड़ंगे लगाने लग गया, थोड़ा सा टेरिटोरियल इश्यूज को लेकर के, अगर ये सही से चल जाए तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आए, ठीक है। बट उन कंट्रीज के साथ में मिलकर के हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के मामले में एक साथ आवाज उठाते हैं। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट में भी हम बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं। आज वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज की अगर बात करें तो इंडिया जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, उतना बढ़िया परफॉर्मेंस मेजर इकोनॉमीज कोई दूसरी नहीं दे रही है। और इसी बात को इंडिया ने दुबई समिट में भी यूएनएफ ट्रिपल सी की जो रिसेंट मीटिंग हुई इसमें रीअफर्म किया कि भैया इग्नोर मत करो जो भी आपने टारगेट्स किए हैं। देखो, ग्लोबल साउथ हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रही है। पहले भी ये कहा जाता था कि ग्लोबल साउथ एक थर्ड पोल जो है वो डेवलप हो गया, जिसके अंदर एक तरफ तो यूएसए लीड करता है और दूसरी तरफ आप देखा जाए तो यूएसएसआर लीड करता है। आज के समय में चाइना एक अलग ही लाइन में निकल चुका है, तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया बराबरी का हक देते हुए ग्लोबल साउथ के जो बाकी कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली एशिया एंड अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, उनको साथ लेकर के चलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम एडवांसमेंट में चाहे डेटा सेट की बात करें, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या फिर हमारे पास में जो भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उसकी बात करें, तो ऐसे में इंडिया कलेक्टिवली प्रेशराइज कर सकता है डेवलप्ड कंट्रीज को, उसके लिए काम करने की जरूरत है। जिससे क्या होगा, इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और फेयरनेस आप इंश्योर कर पाओगे इस डिजिटल डोमेन में। G20 के टाइम पर
जो दिल्ली में डिक्लेरेशन फाइनल हुआ था, तो उस टाइम पर आपको पता है जीपीएआई, दैट मींस ये जो आप एक तरफ दूसरी तरफ देखते हो कि ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, एक तरफ है G20, दोनों जगह पर ही आप नोटिस करोगे कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। ठीक है, टारगेट क्या है कि भाई कैसे भी करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट सारे देशों को बराबरी से प्रोवाइड कर सके। तो ये एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में एक और अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, राइट, जिसके चलते हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो कुछ भी काम हो उसके अंदर कोई भी गलत फायदा ना उठाए, इन चीजों को इंश्योर करते हुए हम यूएन में हमारी एक्टिविटीज, हमारे एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब भी काम करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, तो हमें एक लीडर के तौर पे काम करने का तरीका तभी एक अच्छी तरीके से मिल सकता है जब हम ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे काम करते हैं। तो क्यों ना हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक अप्रोच है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो करें उसके ऊपर काम। तो ये चीज यहां पर आ जाती है। इसके अलावा इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर हो, यही वही बातें आ रही हैं मोटी मोटी अगर देखा जाए तो, है ना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में इंक्लूसिविटी इंश्योर हो। देखो सीधी बात है, समाज में अगर असमानताएं हैं तो देशों के बीच में भी असमानताएं दिखेगी, और देशों के बीच में असमानता है तो फिर बाद में एक बैलेंस्ड इंटरनेशनल या ग्लोबल रूल बेस्ड सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इंक्लूसिव एंड इक्वालिटी पे ज्यादा एक तरीके से अटेंशन देने की जरूरत है। इसके अलावा एनजीओज का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर स्मॉलर कंट्रीज हैं उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बट उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। तो ऐसे में इंडिया उनकी आवाजों को उठाए, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। देखो सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर एक्सेस हो सभी के बीच में, और एक इंक्लूसिव अप्रोच के आधार पर एआई को प्रॉपर रेगुलेट किया जाए। ऐसा नहीं कि भाई चाइना और यूएसए दोनों अपने तरीके से चल जाएं और पता पड़े कि तीसरा जो ग्रुप बच गया बहुत बड़ा कंट्रीज का, साउथ ग्लोबल साउथ का, वो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठा रहे हैं। तो वहां पर इंडिया को एक प्रॉपर बैलेंसिंग काम करने की जरूरत है। अपने खुद के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखो और ग्लोबल साउथ का इंटरेस्ट का भी ध्यान रखो। ठीक है, इसके अलावा ये चाइना यूएस वाला मैं बता ही चुका हूं आपको। इसके अलावा यहां पर ये भी हो गया, मोटी मोटी बातें वही आ रही हैं देखो, पर मुद्दा क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी जाकर के आप ये एआई की बात कर सकते हो। दैट मींस आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, इंटरनेट एक्सेस इंश्योर करो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर करो, तब जाकर के आप एआई के लेवल पे बात कर पाओगे। कहने का मतलब आपको पहले ग्लोबल साउथ के लिए ये काम भी करना होगा कि भाई इनके पास में ये बेसिक चीजें भी नहीं है, इनको ये प्रोवाइड करने के लिए हमें पहले पैसा देना होगा और फिर हम वैल्यूज की बात करेंगे। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा लोकलाइज अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। इसका मतलब ये कि यूएसए के अंदर कोई टेक्नोलॉजी या कोई टूल अगर डेवलप हुआ है तो वो एज इट इज इंडिया में भी अप्लाई नहीं होगा और वैसा का वैसा आप अफ्रीका में भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो लोकलाइजेशन उसका होना चाहिए कि आप उसको लोकल कंटेक्स्ट के आधार पर उसको अपडेट करो, फिर उसको यूटिलाइज करो। सिमिलरली पॉलिसी या फ्रेमवर्क्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट होते हुए नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे में हमें डेवलप्ड कंट्रीज पे प्रेशर बनाना, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से आवाज उठाते हुए। इसके अलावा देखा जाए तो ग्लोबल साउथ की तरफ से हमारी आवाज जितनी ज्यादा मुखर होकर के निकलेगी उतना ही हमारी लीडरशिप स्किल भी डेवलप होगी, लीडर भी के तौर पे भी हमें और एक्सेप्ट किया जाएगा, प्लस साथ ही साथ बैलेंस और सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर भी इंश्योर हो पाएगा, जहां पर डिजिटल डिवाइड और डिजिटल इनइक्वालिटीज मोर और लेस एलिमिनेटेड होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। डिमोलिशन स्क्वाड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर जस्टिस। ये है आपका जीएस पेपर 2 के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। भाई इसमें बात सीधी ये बोली जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आ गया कि भाई ये जो हाउसेस को डिमोलिश किया जा रहा है यूपी सरकार के द्वारा, ये वाकई में लेजिटिमेट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर किसी के खिलाफ में कोई अक्यूज्ड है ना, अभी तक उसका आरोप साबित नहीं हुआ है, और या फिर आरोप साबित हो गया, कन्विक्शन भी हो गया, तो उसके घर को तोड़ने से क्या मतलब है भाई। क्योंकि घर को तो आप किस बेसिस पे तोड़ रहे हो कि आपने पास्ट में कोई नोटिस दिया था। अब उस नोटिस के आधार पर अगर आप मकान को तोड़ रहे हो तो उस इंडिविजुअल को पनिश करने के चक्कर में आपने घर वालों को भी, हाउस होल्ड्स को भी पनिश कर दिया। उनके क्या गड़बड़ी है यहां पर। तो पॉइंट यहां पर यह है कि ये कहीं ना कहीं ऑफेंडर्स को आप टारगेट करने के चक्कर में आप बाकियों के राइट्स को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। तो इस बात को हाईलाइट करते हुए जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन जी की जो डिवीजन बेंच थी उसने साफ साफ ये कहा कि देखो, सुप्रीम कोर्ट कभी भी पॉलिटिकल सिंबोलिज्म पे विश्वास नहीं करता है। आप वहां पर अक्यूज हो या फिर सजा दे दी गई हो, दोषी साबित हो गया हो, तो भी आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। हां, अगर तोड़ना है तो उसका एक तरीका हो सकता है और वो पूरे देश के लिए मोर और लेस सेम होना चाहिए, और दैट इज
बेस्ड ऑन एनक्रोचमेंट। अगर अतिक्रमण हुआ है तो तोड़ो ना, पर इसका मतलब ये नहीं है अतिक्रमण का आपने पास्ट में कोई आपने नोटिस डिक्लेयर किया था, बैक डेटेड आप नोटिस निकाल करके लेके आ रहे हो और सेलेक्टेड हाउसेस को तोड़ रहे हो। अरे भाई स्ट्रीट में अगर कहीं पर भी एनक्रोचमेंट हो तो वो सारे घरों को तोड़ो, आप सेलेक्टिवली कैसे तोड़ सकते हो? पनिश करना जो है किसी भी अक्यूज को, किसी भी कन्विक्ट को, वो जो पनिशमेंट मिल चुकी है, मिल रही है, तो वो भाई ऑलरेडी लॉ एंड लॉ के हिसाब से इंप्लीमेंट हो रहा है, रूल ऑफ लॉ के आधार पर। आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। अब एनक्रोचमेंट को रोकना है तो भाई उसके लिए यूनिफॉर्म गाइडलाइन होनी चाहिए पूरे देश के लिए। और इसके लिए एक अप्रोच और बताई जाती है कि क्यों ना हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं, है ना, डिजिटाइज कर दें जो भी हमारे आप कह सकते हो पुराने जो नोटिस हैं, एविक्शन नोटिस हैं, कि हाँ भाई पुराने टाइम पर ये नोटिस दिए गए थे, उनको डिजिटाइज कर दो। पर इसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि पूरे देश में डिजिटल इंक्लूसिविटी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन में इशू आएगा। बट पॉइंट ये आ रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर नोटिस अगर सेव रहेगा तो उसमें फिर कहीं पर भी गफला होने का स्कोप खत्म हो जाएगा, कि कहीं पर कोई एक पार्टी अपने पॉलिटिकल माइलेज के चक्कर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करे। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जिस तरीके से अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है, बोले ये एक अपने आप में कम्युनल अप्रोच भी दिखाई पड़ती है, जिसके चलते कम्युनल टेंशंस भी क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे में मोर और लेस अभी किसी भी कन्विक्ट या किसी भी अक्यूज के घर को तोड़ने का ये जो ऑर्डर या फिर जो भी काम हो रहा था, ये मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है बंद, कि बोले ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर करनी है तो पूरे देश में सेम गाइडलाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अप्रोच के ऊपर काम हो रहा है। एनक्रोचमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम तो बुलडोजर चलाओ, अदरवाइज कोई स्कोप इसका बनता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। टेक ऑन द चैलेंज ऑफ राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी को लेकर के आर्टिकल है, आप तीसरा जो जीएस पेपर है उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। सैम पिट्रोडा भाई, इनका आर्टिकल आ गया, चलो ठीक है पढ़ेंगे जरूर, इन्होंने जो बातें बोली हैं, बट कंट्रोवर्सी जबरदस्त हुई थी इलेक्शंस के टाइम पे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, हमारा मुद्दा है कि कैसे हम इनकम इनइक्वालिटी को करेक्ट कर सकते हैं। देखो जी, फर्स्ट ये बोला जा रहा है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है इनकम इनइक्वालिटी। इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो पहला तो पॉइंट बता रहे हैं ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसका मतलब ये है कि जो लोग पैसे वाले हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाओ, और उस टैक्स से कलेक्टेड जो मनी है उसका बेनिफिट आप जो गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको दो। जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैसिलिटी ये डेवलप करनी, कंजर्वेशन, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। मतलब ये कि इनकम जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे टैक्सेशन बढ़ना चाहिए। मोर और लेस देखो हमारे यहां पर एप्लीकेबल है भी। दूसरा पॉइंट आ जाता है एजुकेशन और स्किल के ऊपर हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। इसके लिए तो एक बहुत ही गजब का मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, आपने पढ़ा होगा ये, है ना, कि स्किल सेंसस को प्रमोट किया जा रहा है ना, बजाय कि कास्ट सेंसस की डिमांड की जा रही है, उसका एक ऑल्टरनेट निकाला है कि हम देखेंगे कि कितना रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में और कितना सप्लाई हो रही है, उन दोनों के बीच के गैप को हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज हो जाती है आपकी स्किल सेंसस। तो बोले ये चीज भी एक अच्छा काम है। फिर आपको फेयर लेबर लॉज लाने होंगे। लेबर लॉज की बात करें तो देखो पहले 44 के लगभग लॉज हुआ करते थे, अब कोडिफाई करके 4 लॉज हमने कर दिए हैं। बट अभी भी कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस को इंश्योर करना, सेफ्टी सिक्योरिटी चाइल्ड इंश्योर करना, चाइल्ड लेबर को खत्म करना, एक जो बेगार वाला काम होता है वो अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, उसको खत्म करना। फिर एक और सजेशन देते हैं इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जी, देश को अगर आगे ले जाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हमें बढ़ाना होगा। आपने सुना होगा कि कैपिटल, अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो, तो आपको रिटर्न ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर में मिलेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको लंबा आउटकम देंगे। जैसे सुमित सर एक एग्जांपल देते हैं हमें कि हाँ जी रोड बना दी तो रोड के ऊपर कितनी दुकानें खुल जाएंगी, ऑटोमेटिकली एक मार्केट डेवलप हो जाएगा उस तरफ से, एक कनेक्टिविटी भी इंश्योर हो पाएगी, जिसके चलते गांव में भी आप अच्छा काम कर पाएंगे। भाई ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से ही तो गांव में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर कनेक्टिविटी हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो एनवायरमेंट हो, वाटर हो, सैनिटेशन हो, फॉरेस्ट हो, एनर्जी हो, क्लाइमेट चेंज हाउसिंग, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट हाउसिंग, इनके ऊपर काम किया जा सकता है। फिर सजेशन दे रहे हैं कि हमें सुपर रिच को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन में आगे लाना चाहिए। तो इनका यह कहना है यहां पर कि देखो अभी आप देख सकते हो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने अपनी तरफ से एक अप्रोच डेवलप कर रखी है, दैट इज गिविंग प्लेज। ऐसे में सुपर रिच लोग है ना, उन्होंने डोनेट करने का एक काम शुरू किया है। 2023 में 235 जो बहुत ही ज्यादा बिलियनियर लोग हैं ना, उन लोगों ने $600 बिलियन तक का डोनेशन करने का काम करने का कमिटमेंट लिया है 28 कंट्रीज के अंदर।
इसके चलते कहीं ना कहीं हमारे भी जो सुपर रिच कंट्री इंडिविजुअल्स हैं उनको भी इस पे काम करना चाहिए कि हाँ जी हम भी हमारी तरफ, एक तरीके से ये दान हो गया, आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए अपनी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाह रहे हो। इसके अलावा स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स वाले पे सैम पिट्रोडा जी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। सो द पॉइंट इज कि जापान में या जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, बोलो वहां पर कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को देता है तो वहां पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको टैक्स के तौर पे देना होता है। पर एक चीज ध्यान रखें, ये एप्लीकेबल है सुपर रिच या लार्ज एसेट वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास के ऊपर इनके ऊपर इंपोज कर दो। इसके अलावा वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की अगर बात करें तो उसके हिसाब से बताया जाता है कि इंडिया में अगर ये देखा जाए कि इनइक्वालिटी के हिसाब से कि टॉप 1% के पास कितनी वेल्थ है, तो इंडिया में आपको सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। बट पॉइंट इज, ये तो चलो वेस्टर्न परसेप्शन है, बट ये डिबेट नहीं है कि कितना किसको कितना किसके पास में कितना परसेंट है। पॉइंट ये है कि कैसे हम पुअर्टी से लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मोर और लेस हमारा टैक्सेशन मैकेनिज्म भी इस पे ही काम करता है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी भी ये चीज कहीं ना कहीं गाइड करती है, तो इसको हमें इंप्लीमेंट करना होगा, करना चाहिए। बट अगेन इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स के चलते कई लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, उनको हमें ठीक करना होगा। हम कॉपीकेट सॉल्यूशंस पे नहीं जा सकते, दूसरे कंट्रीज ने क्या क्या एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते, हमें लोकलाइज अप्रोच लेने की जरूरत है। हमें इकोनॉमी पर यह ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड स्केल, दैट मींस कितना हमारी बड़ी इकोनॉमी है, कितना हमारे पास रोड है, कितने मॉल्स हैं, ये नहीं, हमें ये देखना होगा इकोनॉमी ऑफ पर्पस, दैट मींस हम किस तरीके से इंक्लूसिविटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो बोले इसके ऊपर हमें थोड़ा सा अप्रोच, ये ध्यान रख लेना भाई, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी ऑफ पर्पस के ऊपर हमें काम करना होगा। तो ऐसे में हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखो, सबका अपना अपना परसेप्शन है कि कैसे हम गरीबी से बाहर निकले हैं, कैसे हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे में ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी आई 1991 में, उससे लेकर के बहुत सारा बेनिफिट अभी पहुंचा है। बट कोविड 19 के बाद में एक बड़ा डिसरप्शन देखने को मिला है इनकम इनइक्वालिटी का, इसके चलते और ज्यादा हमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। आज आप देखो कि दुनिया में यूक्रेन क्राइसिस को देख लो, या गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लो, या हौतीज का जो अटैक हो रहा है रेड सी वाले एरिया में, ये कुल मिलाकर के ग्लोबल सप्लाई चेन या ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल भी है। तो ऐसे में हमें हमारे लोकल अप्रोच को भी देखने की जरूरत है। तो ऐसे में गांधीयन मॉडल यहां पर रेलेवेंस रखता है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल नीड्स, लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्स, लोकल प्रोडक्शन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि भाई सीधी बात है, आपको जितनी जरूरत है आप उतना कंज्यूम करो, उतना परचेस करो, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये एकदम एक्सट्रीम हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट यस, हमें ओपिनियन हमारा डेवलप करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में और आंसर राइटिंग में आपको ये चीजें एक कहीं ना कहीं आपको फॉर्डर मटेरियल के तौर पे हेल्प करती है, और ये पॉइंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है हमें कि गांवों के अंदर हम कैसे इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को हम प्रमोट कर सकते हैं। बट इसके लिए एक और सिल्वर पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है कि आरबीआई के द्वारा यूएलआई है ना, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का जो मैकेनिज्म है वो डेवलप करने की बात की ना, वो लॉन्च हो रहा है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में बड़ी कंपनियों को केवल लोन देने की बजाय अब छोटी कंपनियों को भी लोन देने पे काम करना होगा। इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी हम डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। 10 आदमी 10 कदम चलेंगे तो टोटल 10 कदम चलना हो जाएगा, वो वाली चीज है। एक एक कदम चलेंगे 10 आदमी तो 10 कदम चल लेंगे, मेरा कहने का मतलब ये था। बोला आज हमारे देश में, इंडिया में 800 के लगभग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबकी अपनी क्लाइमेट है, तो उसके हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी, रिसोर्स, वहां की स्किल सेट, उसके हिसाब से वहां पर इन्वेस्टमेंट टारगेटिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ वहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, इससे ऑटोमेटिकली आप लोकल एस्पेक्ट को ग्लोबल लेवल तक ले जाओगे। ये तो देखो नरेंद्र मोदी जी का कहा हुआ भी है, दैट इज वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये चीजें हमें प्रमोट करने की जरूरत है। इसमें देखो कमियां कहां हैं, उन लूप होल्स को हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। फ्यूचर जॉब्स की बात करें तो एआई डोमिनेटेड है, इसमें तो हम कोई इग्नोर ही नहीं कर सकते, चाहे वो फूड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ, ठीक है, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग। तो एआई के लिए हमें स्किल सेट डेवलप करने की जरूरत है। अगेन मैं आंध्र प्रदेश सरकार की स्किल सेंसस गवर्नमेंट वो स्कीम है उसकी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो इस चीज पे हमें काम करने की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स को इस तरीके से डेवलप करो जिससे इंक्लूसिविटी इंश्योर हो सके, और साथ ही साथ हमें इस प्रिंसिपल पर काम करना होगा, दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग। बांटो और एक दूसरे का ख्याल रखो।
बजाय कि वल्गैरिटी ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की हाँ भाई कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है तो वो मन में है जो कंज्यूम करते चले जा रहे हैं और बाकियों को कोई रिसोर्स ही नहीं मिल रहे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस वीडियो में हमारे पास में 4 आर्टिकल्स। आई गेस ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया, बट मेरी कोशिश ये थी मैं आपको अच्छे से बताऊं। ओके, और इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।